विनोद शर्मा, मैं किसी से बात कर रहा था, वो बड़े राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। उन्होंने क्या कहा मुझे कि देखिए ये यात्रा, इस यात्रा ने मूसलाधार बरसात तो कर दी है। बरसात का उनका संदर्भ ये था कि हाँ, लोगों का समर्थन या उनकी नीयत या उनकी मंशा या उनके जहन में जो सवाल थे वो थोड़े सकारात्मक होते तो दिख रहे हैं। पर बरसात का पानी इकट्ठा करने के लिए एक बर्तन की भी जरूरत होती है। वो है क्या कांग्रेस के पास? या वो हो जाएगा जो वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, वेल बिगन इज हाफ डन, ये हो जाएगा, या असल लड़ाई तो अब शुरू होगी? संदीप, तुम्हारी भूमिका के गाइडेंस में मैं नहीं जाऊंगा। मैं इस पूरे प्रकरण को अलग जुदा नजर से देखता हूं। हम लोग बहुत ही हैकनी तरीके से कुछ इनिशिएटिव्स को देखते हैं। अभी मेरी मित्र नीरजा ने, जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, उन्होंने कहा और आपने भी माना कि कांग्रेस एक क्षीण अवस्था में है ऑर्गेनाइजेशनली। लेकिन बावजूद इसके ये जो यात्रा है, ये अगर ये राहुल गांधी की एंड्योरेंस का नमूना है तो यही यात्रा कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशनल स्किल का भी नमूना है। 135 दिन अविरल एक यात्रा चली है, बिना किसी हिच के, बिना किसी ग्लिच के। कन्याकुमारी से शुरू होकर ये कश्मीर तक पहुंची श्रीनगर में। आपने पूछा कि इस यात्रा का एडवांटेज क्या है कांग्रेस को। मैं समझता हूं कि इस यात्रा का एडवांटेज भारत के लोकतंत्र को है। अगर आप थोड़ा सा उसको, क्योंकि राहुल गांधी परस्पर पार्टीशन पॉलिटिक्स से, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से इसको जुदा कर कर अपने वक्तव्य दे रहे हैं। और ये सिर्फ मसला ये नहीं था कि राहुल गांधी जो है पप्पू नहीं कहलाएंगे और राहुल गांधी दार्शनिक हो जाएंगे ना, ये नहीं था। हमने अपनी आंखों से इस देश में सन 84 के बाद जो इलेक्शन हुए हैं, उसमें एक स्टेट्समैन पॉलिटिशियन को आउट ऑफ द वे जाकर सिखों को सांत्वना देते हुए देखा, उनको आश्वासित करते हुए देखा, उनको कहा कि आप बाहर निकल के आए, हमें आप इस वोटिंग में शरीक हों। उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी था। उसके घर पे अटैक हुआ था 84 के दंगों के दौरान, और उसके बाद उसकी पार्टी जो थी वो 2 के आंकड़े पर आ गई, जो बार बार दोहराया जाता है विद्वान लोगों के द्वारा। लेकिन उस इलेक्शन के जरिए श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के इलेक्शन का इंक्लूसिव और सेकुलर कैरेक्टर बना के रखा, तो डिफेंड किया। ये कम अचीवमेंट है क्या? ये लोकतंत्र के हित में कम अचीवमेंट है? उसी तरह से राजीव गांधी, जब कांग्रेस पार्टी करारे तौर पे हार गई पंजाब में 84 के प्रकरण के बाद, तो किसी ने उनसे पूछा कि आपकी पार्टी की तो हालत खराब हो गई है पंजाब में, आप तो हार गए वहां पर। तो उसके जवाब में राजीव गांधी ने कहा, वी हैव लॉस्ट एन इलेक्शन बट वी हैव वन द स्टेट बैक फॉर इंडिया। देखिए, राजनीति को हम पत्रकार लोग, और मैं आपसे कोई बेहतर नहीं हूं, सिर्फ इतना ही फर्क है आज के दिन कि मैं डिफरेंटली देख रहा हूं इसको, और मैंने इस पे बहुत विवेचना की है। मैं भी कठुआ में थोड़ा चला था यात्रा के साथ, और वहां जम्मू में मैंने लोगों से बात की। मैंने उसका प्रचार नहीं किया, उसके बारे में लिखा नहीं, क्योंकि मैंने ये सोचा, क्योंकि आजकल की आप माहौल देखिए कि आप अगर यात्रा में उसके साथ चलते हुए नजर आओगे तो आपको पेंट कर दिया जाएगा कि आप किस पाले में। सच्चाई यह है कि इस यात्रा से कांग्रेस के जो आज के दिन जो चेहरा था इस यात्रा का, उसने भारत के नेटिव विजडम में डिप करने की कोशिश की। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं विनोद शर्मा। और आपने कहा कि देखिए ऑर्गेनाइजेशन क्षीण हो गई, संगठन नहीं है, ये ग्लिच फ्री यात्रा हो गई। पर क्या मैं इसे एक इवेंट के तौर पर देखूं? असल लड़ाई तो अभी गांव देहात में, ब्लॉक लेवल पर, पंचायत लेवल पर जाकर लड़नी होगी। वहां क्या कांग्रेस अपने आप को वो मजबूती
अपने भीतर देख उसका पा भी रही जवाब है है। जो मजबूती इस यात्रा में दिखी? उसका भी जवाब है मेरे पास, अगर आप थोड़ा सा मुझे समय दें, पेशेंस रखें। देखिए, बात यह है कि टोनी ब्लेयर ने न्यू लेबर बनाई और वो पार्टी पावर में आ गई, बहुत खस्ता हाल में थी। लोकतंत्र में लोगों को विभिन्न प्रकार की चॉइसेस चाहिए होती हैं। पॉलिटिकल पार्टी तो चॉइसेस होती हैं, चेहरे भी चॉइसेस होते हैं। एक बार अटल जी ने कहा, आडवाणी जी ने कहा था कि चेहरे हमारी पॉलिटी में इंपॉर्टेंट है क्योंकि चेहरे विचार का प्रतीक होते हैं। हाँ, ये सच है। तो आज के दिन राहुल गांधी ने अपने आप को, अपने चेहरे को कांग्रेस पार्टी के विचार का प्रतीक बनाने की कोशिश की है। विचार उसमें वो का कितने प्रसार सफल भी होंगे, करना होता है। सुनिए तो सही, प्रचार तो आप करेंगे, मैं करूंगा, हम कर ही रहे हैं ना अभी। नहीं, पार्टी की जिम्मेदारी मैं एक और है, ये मीडिया ने थोड़ा ठेका लिया है। देखिए, पार्टी की जिम्मेवारी इसलिए है, देखो मेरी बात सुनो, इस यात्रा पे 300 करोड़ रुपया खर्च हुआ है और उसमें, उस हवन में हर स्टेट यूनिट ने आहुति डाली है। जहां तक मेरी जानकारी है, बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन बता रहा हूं, किसी ने लिखा नहीं इसके बाद, 100 करोड़ के करीब इनके केंद्रीय यूनिट ने स्पेंड किया है और 1.5 से 2 करोड़ रुपया पर डे स्टेट यूनिट खर्च रही थी खाने पीने पे यात्रियों के, क्योंकि यात्रियों की कभी भी तादाद 10,000 से कम नहीं रही। और उसके साथ साथ वाटर टैंकर और विभिन्न सुविधाएं, और जो नहीं, यात्रा देखिए मुकम्मल हो गई विनोद शर्मा। मैं आगे इस चर्चा को, मैं इससे आगे जाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आगे ले जा रहा हूं। हाँ। 1 मिनट और दे दो बस। आई नो आई वोंट स्पेंड माय टाइम एंड अब्यूज योर हॉस्पिटैलिटी टू अ लिमिट, पर देखिए मेरी बात सुनिए। हमारे देश में, मैं इसको काउंटर नैरेटिव नहीं मानता हूं मेरी मित्र नीरजा की तरह, मैं इसको ऑल्टरनेटिव नैरेटिव मानता हूं। जिस तरह से हमारे देश को ऑल्टरनेटिव जर्नलिज्म की जरूरत है, उसी तरह से हमारे देश में ऑल्टरनेटिव नैरेटिव की जरूरत है। जो राहुल गांधी ने जिस तरह की बातें की हैं, उसके जरिए उठाने की कोशिश की है। जो ऑल्टरनेटिव नैरेटिव अटल बिहारी वाजपेयी ने 84 में दिया था, प्रेम का, सद्भावना का, ऐसे माहौल में जहां पर एक इतनी प्राउड कम्युनिटी सिखों को रोज, नहीं, ये बात तो आपने कह दी ना, उस बात को दोहराने का कोई फायदा नहीं विनोद शर्मा। नहीं, पॉइंट ये है कि अब यात्रा खत्म हो गई, अब वापस दिल्ली से आकर राजनीति करनी होगी, पार्टी को भी मजबूत करना होगा और पार्टी को धुरी भी बनाना होगा विपक्ष की। ये तो है। इसलिए एक बार इंदिरा गांधी जब पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गई थी और उसने वहां के वाइस चांसलर से पूछा कि सुविधाएं सारी तो और स्टेट्स में भी हैं, लेकिन पर हेक्टेयर यील्ड क्यों कम है और स्टेट्स में, तो उस वाइस चांसलर ने जवाब दिया, मैडम व्हाट मैटर्स इज द मैन बिहाइंड द प्लाउ। आज के दिन राहुल गांधी हैज टू असेंबल द मेन बिहाइंड द प्लाउ। तो ये एक चुनौती है, आप ये मान रहे हैं।